हेलो एवरीवन, मैं रणवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम ब्रह्मांड और सौर मंडल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंटर लेवल का हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, हो सके तो आप अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर के बैठ सकते हैं और हमारे द्वारा बताए जाने वाले मुख्य मुख्य बिंदुओं को आप नोट कर सकते हैं। और जिस बात को आपको समझने में कठिनाई हो रही है, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उस बात को आप दोबारा देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप उस सवाल को पूछ सकते हैं, हमारी ओर से आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है। दोस्तों, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कहलाता है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है दोस्तों? ब्रह्मांड कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। मतलब वैसा शास्त्र, वैसा विषय जिसमें कि हम ब्रह्मांड के बारे में ही अध्ययन करते हैं, मतलब यूनिवर्स के बारे में उसमें स्टडी करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी में क्या करते हैं हम साथियों? ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? और इसका उत्तर हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब है महाविस्फोट का सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित थे। उनमें से सबसे प्रमुख रूप से जिस सिद्धांत को मान्यता मिली है वह सिद्धांत है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत यानी महाविस्फोट सिद्धांत। दोस्तों, अगला सवाल है, बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज लेमिंटर ने। जॉर्ज लेमिंटर ने क्या किया था दोस्तों? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जॉर्ज लेमिंटर कहाँ के रहने वाले थे? ये बेल्जियम के रहने वाले थे। जॉर्ज लेमिंटर कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों? यह बेल्जियम के रहने वाले थे। फिर अगला सवाल है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस। और कॉपरनिकस पोलैंड के रहने वाले थे। फिर से सवाल को सुन लीजिए, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस, और ये पोलैंड के रहने वाले थे। फिर अगला सवाल है, सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह कथन किसका है, मतलब इस बात को किसने कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉपरनिकस। दोस्तों, कॉपरनिकस ने ही कहा है कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सौर मंडल में जैसा कि आप लोग को पता होगा दोस्तों, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह के द्वारा परिक्रमा की जाती है सूर्य के चारों ओर। इसके साथ साथ और भी तरह तरह के आकाशीय पिंड भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, वह सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। ये किसने कहा था? मतलब पृथ्वी जो है वही है ब्रह्मांड का सेंटर और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था टॉलमी ने। किसने कहा था दोस्तों? टॉलमी ने कहा था, जो कि आगे चलकर जब कॉपरनिकस बता देते हैं कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा कर रही है, तो टॉलमी का कथन गलत हो जाता है। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला है, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रह जो गति करती है, यानी कि अपने अक्ष पर भी गति करती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, उसमें भी गति करती है। इन नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोहानेस केपलर। यानी केपलर ने इस नियम का प्रतिपादन किया था और यह नियम था ग्रहों की गति से जुड़ा हुआ, और केपलर जर्मनी के रहने वाले थे। फिर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है? किसने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने 1920 में बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का विकास कितने वर्ष पहले हुआ है?
सौर मंडल का विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ है? हमारा जो आज का सौर मंडल है इसका विकास लगभग कितने वर्ष पहले हुआ है? तो इसका उत्तर है 4.5 अरब वर्ष पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब 4.5 अरब साल पहले आज के जो सौर मंडल की स्थिति है उसका विकास हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का मौलिक कण किसे कहा जाता है? ब्रह्मांड का मौलिक कण किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिग्स बोसॉन। क्या हो जाएगा दोस्तों? हिग्स बोसॉन, जिसे कि ब्रह्मांड का मौलिक कण कहा जाता है और इसे गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मांड की आयु कितनी है? ब्रह्मांड की आयु कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 बिलियन ईयर्स, मतलब 13 बिलियन ईयर। 13 बिलियन ईयर का मतलब हो गया 13 अरब वर्ष, यह ब्रह्मांड की आयु है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास हो जाएगा 10 का घात 8 प्रकाश वर्ष, मतलब 10 टू द पावर 8 लाइट ईयर्स। ठीक है, अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? विस्फोटी तारा का मतलब उस तारा का विस्फोट अब होने ही वाला है, तो इसे सुपरनोवा कहा जाता है दोस्तों। और सुपरनोवा को आप अभिनव तारा भी कह सकते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुपरनोवा, जिसे कि अभिनव तारा भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है, सुपरनोवा किसे कहते हैं? तो मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था, मतलब ऐसे तारे जो कि मृत प्राय हैं, मतलब वो मर गए हैं, मतलब उन तारे की मृत्यु हो गई है, अब उन तारों में विस्फोट होने वाला है, तो ऐसे तारों को सुपरनोवा कहा जाता है। और सुपरनोवा को आप अभिनव तारा भी कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? मतलब प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में दूरी तय की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। दोस्तों आप लोग पहले से ही जानते होंगे, प्रकाश जो है, प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक वर्ष में कितने सेकेंड होते होंगे, और उतने सेकेंड में प्रकाश के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक हो जाएगा पारसेक। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा साथियों? पारसेक हो जाएगा। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पारसेक। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दोस्तों आप यहाँ पे प्रकाश वर्ष समझ करके कुछ और मत समझ लीजिएगा। प्रकाश वर्ष के द्वारा दूरी मापी जाती है। प्रकाश वर्ष कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी है, और इसे दूरी का मात्रक कहा जाता है। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9.46 गुना 10 पर घात 12 किलोमीटर। 9.46 गुना 10 पर घात 12 किलोमीटर। इसे आप मीटर में बदलिएगा तो 9.46 गुना 10 पर घात 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना मीटर होता है। कितना? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, आकाश गंगा क्या है? मतलब गैलेक्सी क्या है? दोस्तों आकाश गंगा को मंदाकिनी भी कहा जाता है। गैसों, बादलों, धूल कणों व अरबों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। गैसों, बादलों, धूल कणों व अरबों तारों का समूह क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। और अरबों तारों के समूह में बहुत अधिक संख्या में सौर मंडल भी होते हैं, और सभी सौर मंडल में बहुत सारे ग्रह भी होते हैं, जिसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार की जाती है। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मतलब हम जिस आकाश गंगा के हिस्सा हैं उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है मिल्की वे, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या नाम है दोस्तों? मिल्की वे। और इसका
हिंदी में नाम है दुग्ध मेखला। दोस्तों अगला सवाल है आकाश गंगा की आकृति कैसी है? तो आकाश गंगा की आकृति है सर्पिलाकार। दोस्तों आकाश गंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है। फिर अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? मतलब हमारे आकाश गंगा के जो नज़दीकी आकाश गंगा है, मतलब हमारी गैलेक्सी का नाम जो मिल्की वे है, उसके सबसे नज़दीक का जो आकाश गंगा है, सबसे नज़दीक का जो गैलेक्सी है यानी कि मंदाकिनी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है देवयानी, जिसे आप एंड्रोमेडा भी कह सकते हैं। उसका नाम क्या है दोस्तों? देवयानी मंदाकिनी हमारी आकाश गंगा के सबसे नज़दीक की मंदाकिनी है और इसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो इसे देखने वाले व्यक्ति सबसे पहले जो थे उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इन्होंने ही दूरबीन का आविष्कार किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है बृहस्पति की खोज किसने की थी? दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपको बताया गया है कि बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बृहस्पति की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है गैलीलियो। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन नेबुला यानी कि निहारिका क्या है? नेबुला यानी कि निहारिका क्या है? तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल। अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक विशाल बादल जिसे कि नेबुला या निहारिका कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला किस नाम से जाना जाता है? मतलब वैसा नेबुला का नाम बताइए जिसे हम बिना किसी यंत्र की सहायता से भी देख सकते हैं। तो इसका नाम है ओरियन। दोस्तों ओरियन एक ऐसा नेबुला है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, मतलब बिना किसी यंत्र की सहायता से इस नेबुला को देख सकते हैं और इस नेबुला का नाम है ओरियन। फिर बात करते हैं पल्सर क्या होता है? दोस्तों तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मतलब तारों के पास जो इतनी एनर्जी है, इतनी सारी एनर्जी है। दोस्तों आपको पता होगा कि सूर्य भी एक तारा है और यह हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है और सूर्य में असीम ऊर्जा का भंडार है। और यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है कि तारों में ऊर्जा का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। दोस्तों नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं और यही होता है उन तारों के ऊर्जा का स्रोत। ठीक है दोस्तों। फिर अगला सवाल है तारों का मुख्य घटक क्या है? मतलब तारों के निर्माण में जो मुख्य घटक है वह क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। फिर अगला सवाल है पृथ्वी का निकटतम तारा क्या है? दोस्तों अभी मैंने इस पे तुरंत चर्चा की है। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। और फिर से एक सवाल देखने को मिल रहा है कि सूर्य का निकटतम तारा क्या है? दोस्तों हमारे ग्रह का सबसे निकटतम तारा तो सूर्य है, लेकिन सूर्य के सबसे निकटतम तारे का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी नाम का तारा सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है। फिर अगला क्वेश्चन है सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा साइरस, जिसे कि डॉग स्टार भी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है और साइरस को डॉग स्टार भी आप कह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है तारे का रंग किसका सूचक होता है? मतलब जो भी तारा ज़्यादा चमक रहा है, उसमें ज़्यादा प्रकाश दिखाई दे रहा है या फिर किसी तारे में कम प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब किसी भी तारे में अगर अधिक चमक है तो यह चमक किस बात का सूचक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ताप का। मतलब जिस तारे में अधिक ताप होती है उस तारे की चमक भी उतनी अधिक होती है। दोस्तों सूर्य में आप देख सकते हैं कि कितनी ताप होती है और इन्हीं ताप के कारण सूर्य में भी इतनी सारी चमक होती है। फिर अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है तारों का टिमटिमाना किस बात पर निर्भर करता है? मतलब कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? दोस्तों आपने जब रात को आसमान की ओर देखा होगा तो वहाँ पे आपने जब तारे को देखा होगा तो तारे में आपको टिमटिमाहट नज़र आती होगी। यह टिमटिमाहट होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब तारे का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो उसके बीच में बहुत सारे धूल कण आते हैं और इन धूल कणों के कारण प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है और इसी कारण से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है
ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत जो देने वाला व्यक्ति था उसका नाम था एस चंद्रशेखर। फिर अगला क्वेश्चन है, तारों की सुंदर आकृति को क्या कहा जाता है? तारों की सुंदर आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तारामंडल। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन है, तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 89 यानी कि 89 है तारामंडलों की कुल संख्या। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों एस चंद्रशेखर ने ही ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था और इसी कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और यह सम्मान इन्हें मिला था 1983 में। यह सम्मान इन्हें कब मिला था दोस्तों? 1983 में। 1983 में यानी कि 1983 ईस्वी में एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उत्कृष्ट कार्य के लिए। दोस्तों इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में सौरमंडल और ब्रह्मांड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया है, उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हमारी ओर से आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी आप चाहें तो दबा सकते हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों यह हमारे सौरमंडल के चैप्टर से, ब्रह्मांड के चैप्टर से यह दूसरी वीडियो थी। इसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे और 3 वीडियो में हम सौरमंडल और ब्रह्मांड से जुड़े हुए जितने भी सारे प्रश्न होते हैं सभी को कवर कर लेंगे। दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।